as you know that I am your science expert, so today we are going to take up a topic from class 9th science. So let's see what interesting topic we are going to start today. The topic is chapter 13, why do we fall ill? देखिए, ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट से आप सब फैमिलियर हैं. आप सबको पता है कि हम सब बीमार होते रहते हैं. जैसे अगर कभी हम बहुत ठंड में चले जाते हैं, हमें कोल्ड हो जाता है. अगर फॉर एग्जांपल हमें कई बार फीवर हो जाता है. कभी हमें हिल्स पे जाते हैं, हमें वॉमिटिंग की फीलिंग होती है या वॉमिटिंग हो जाती है, नोजिया फीलिंग जिसको आप कहते हो. कभी हमारे फेस पे कुछ कह सकते हो रैशेस टाइप हो जाता है. कभी हमारे बाल झड़ने लगते हैं. तो बहुत सी डिजीज है, क्योंकि अब देखिए ये जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, ये एक तरह से मशीन है. आपको पता है मशीन में कुछ ना कुछ खराबी तो आती ही रहती है ना. तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि जो हमारी ये ह्यूमन बॉडी है, ये जो हमारी मशीन है जो हमें चला रही है, उसके अंदर क्या क्या तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, किस वजह से आ सकती है, हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, या हमें अगर कुछ हार्म होता है तो हमारी बॉडी उसको कैसे रिस्पॉन्ड करती है. तो बहुत सी चीजें, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. देखने में चाहे बड़ा होगा लेकिन बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है. काफी कुछ आप ऑलरेडी जानते हो. तो स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को. इस फिगर में आप देख पा रहे हो, ये आपको दिख रहा है कि एक ब्यूटीफुल सी गर्ल है, और इसके अंदर देखिए कि यहाँ पे फेस कैसे हो गया है. आईज जो है वो बाहर की तरफ से प्रोट्रूड लग रही है, रैशेस लग रहे हैं, रिंकल्स लग रहे हैं, है ना. हेयर्स भी थोड़े कम लग रहे हैं. तो मतलब दिस काइंड ऑफ कंडीशन इज एक्चुअली अ डिजीज. मतलब कुछ तो डिस्कम्फर्ट है ना. तभी ये जो इतनी ब्यूटीफुल गर्ल है, वो यहाँ पे इनका फेस देखिए कैसा लग रहा है. सो दिस इज ऑल वी आर गोइंग टेक अप इन दिस चैप्टर. सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट. Topics to be covered in this chapter are health, disease, sources of diseases, types of diseases, modes of transmission of diseases, symptoms and signs, prevention of diseases, which includes vaccination and immunization, and we are going to do like the questions and answers. तो सबसे पहले हम जब भी किसी से बात करते हैं, नॉर्मली हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं. हम कहते हैं यार मुझे हेल्दी रहना है, आई नीड अ गुड हेल्थ, है ना. पर आप सबको पता है कि एक्चुअली हेल्दी रहना होता क्या है? किस कंडीशन को आप कहते हो कि भाई जो इंसान है वो हेल्दी है? क्या सिर्फ डिजीज नहीं है तो वो हेल्दी है? देखते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ को एक्चुअली डिफाइन करते हैं. देखिए, हमारी बॉडी बहुत से ऑर्गन से बनी है. पूरी मशीन है ना, बहुत से पार्ट्स हैं इसके अंदर. तो हम उनको कह सकते हैं बहुत से ऑर्गन्स है. स्टमक है, लंग्स है, हार्ट है, किडनी है, लिवर है, गॉल ब्लैडर है. बहुत से ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में, और ये सारे ऑर्गन्स मिलकर अलग अलग तरह के सिस्टम्स बनाते हैं. जैसे आपको पता है हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम है जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करता है. सर्कुलेटरी सिस्टम है जो पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है. डाइजेस्टिव सिस्टम है जो सारा खाने की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है. उसके बाद उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकाल रहा है, न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी निकल रही है. तो आपको पता है बहुत से ऐसे ही हमारे मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम भी है. तो अब इतने सारे सिस्टम्स हमारी बॉडी के अंदर हैं, तो अगर एक भी ऑर्गन में कमी आ जाती है तो बाकी का बाकी पूरी मशीन में कुछ ना कुछ तरह का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट ऑब्वियसली होंगे ही ना. कोई भी मशीन है, अगर उसका कोई हिस्सा सही से नहीं चल रहा तो मशीन की एफिशिएंसी कम हो जाएगी किसी ना किसी तरीके से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. तो सेम उसी तरह से अगर कभी हमारा कोई ऑर्गन सही से काम नहीं करता तो हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर भी प्रॉब्लम आने लगती है, वो इम्प्रॉपर फंक्शन करने लगता है. So, if one organ stops working, obviously the other organs are also affected. जिसके कारण हमें क्या फीलिंग होती है? अनइजीनेस. हमें अच्छा सा नहीं लगता, हम इजी सा फील नहीं करते, हम अपनी बॉडी से फैमिलियर सा, कंफर्टेबल सा फील नहीं करते. तब तो हेल्थ को अगर हम देख लेते हैं तो हेल्थ का मतलब है कि एक फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग. मतलब फिजिकली भी बिल्कुल फिट है बंदा, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई चोट नहीं लगी, कुछ उसकी मतलब फिजिकली का मतलब होता है जो फिजिकल फीचर्स आप देख पा रहे हो तो वो बिल्कुल सही है हर तरह से. मेंटली
वो बिल्कुल ओके है, उसको कोई डिप्रेशन नहीं है, मतलब सोच भी अच्छी है। और सोशल वेलबींग, अगर वो जहाँ पे सोसाइटी में रहता है, लोगों के साथ डील करता है, हंसता खेलता रहता है, हंसमुख है, हाँ नॉर्मल इंसान की तरह उसके इमोशंस तो फ्लक्चुएट करते हैं, लेकिन वो सोशली भी बिल्कुल फिट है। तो जो इंसान फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट होता है उसी को हम हेल्दी बुलाते हैं। हेल्दी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि डिजीज नहीं है, मतलब डिजीज नहीं है वैसे वो इंसान सबसे लड़ता रहता है या ड्रिंक करके सबको परेशान करता रहता है, सो दैट पर्सन इज नॉट कॉल्ड एज हेल्दी। हेल्दी मीन्स ही शुड बी फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट। अब हेल्दी रहने के लिए हर इंसान को एक, अगर हम फिजिकली देखिए, जो मेंटल और सोशल है वो तो हमारे हाथ में है ना, तो यहाँ पे हम ज्यादा फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। तो हेल्दी रहने के लिए हमें बैलेंस डाइट की जरूरत होती है। बैलेंस डाइट मतलब हमें जो खाना हम खाते हैं, हमने बायो में आप आगे पढ़ोगे, आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि न्यूट्रिशन मतलब फूड जब आप लेते हो तो फूड में अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, और ये सब हमारी डाइट में बहुत जरूरी होते हैं। तो हमारी डाइट एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ फैटी फैट खा रहे हो या कार्बोहाइड्रेट ही खा रहे हो। हमारी बॉडी में हर तरह के न्यूट्रिएंट की जरूरत है और एक राइट अमाउंट में जरूरत है। तो हमारी जो डाइट होती है वो बैलेंस डाइट होनी चाहिए, मतलब ऑल न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट। हमें प्रॉपर रेस्ट भी करना है, ऐसा नहीं कि हम काम ही करी जा रहे हैं, हम रातों को सोते ही नहीं है। देखिए, रात जो बनी है वो सोने के लिए बनी है, ठीक है। अगर आप रात को पूरी पूरी रात काम करेंगे और सोएंगे नहीं, सुबह भी काम करते रहेंगे, तो ऑब्वियसली आप अनहेल्दी हो जाएंगे, आपका सिस्टम बॉडी का उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। सो वी नीड अ प्रॉपर रेस्ट, वी नीड अ प्रॉपर स्लीप, और हमें सबसे इंपॉर्टेंट, जहां हम रहते हैं वो जगह बहुत हाइजीनिक होनी चाहिए। हमें एक अच्छी जगह पे रहना चाहिए। अच्छी जगह का मतलब ये नहीं होता कि बहुत सुंदर जगह, अच्छी जगह आप खुद बनाते हो, आपके हाथ में है। आप जहां रहते हो उसकी कितनी सफाई रखते हो, आप जो कपड़े पहनते हो वो कितने साफ पहनते हो, आप कहीं अपने घर के आसपास ओपन ड्रेन्स तो नहीं रखते, आप कूड़ा कचरा ऐसे तो नहीं फेंक देते। तो दिस इज ऑल इन योर हैंड्स। ऐसा नहीं है कि कोई आएगा तो सफाई करके जाएगा। यू नीड टू मेंटेन दैट हाइजीन योर सेल्फ। हमारी अपनी भी कोई ड्यूटी है हमारी तरफ, है ना। तो जो हेल्थ है, इसके लिए काफी सारे फैक्टर्स हैं जो हेल्थ को गवर्न करते हैं। बट समटाइम्स हम देखते हैं हमारी बॉडी में कुछ अलग अलग तरह के साइंस से हमें दिखने लगते हैं, जिससे हमें अनईजीनेस सी लगती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, मैंने कुछ दिन पहले कुछ खा लिया था, उससे मुझे अपने फेस की स्किन पे ना कुछ ईचिंग सी लग रही थी, तो मुझे लगा मे बी इट इज ड्यू टू अ सोप और समथिंग। फिर मैंने उसको थोड़ा थोड़ा एनालाइज किया तो मुझे पता लगा कि इट वॉज नॉट ड्यू टू सोप। मैंने कुछ चीज ऐसी खा ली थी जिसकी वजह से मुझे एलर्जिक रिएक्शन हो गए थे और मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रही थी अपनी स्किन की ईचिंग की वजह से, मतलब जो रैशेस से मैं फील कर रही थी स्किन पे, मुझे खिंची खिंची सी लग रही थी अपनी फेस की स्किन। तो दैट इज अनईजीनेस समथिंग। तो जरूरी नहीं है कि बहुत एक अनईजीनेस का मतलब है कोई कोई बहुत बड़ा सिम्टम आपको दिखेगा। छोटे छोटे फैक्टर्स भी होते हैं। जो भी चीज आपको आपकी बॉडी से अनईजी कर रही है वो मतलब वो कुछ स्पेशल साइंस हैं जो आपको बता रहे हैं कि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, आप अनकंफर्टेबल हो। और अनईजीनेस को ही हम क्या बुलाते हैं? डिजीज, ठीक है। देखिए, डिजीज नाम बहुत बड़ा है। डिजीज का मतलब ये नहीं है कि अगर थोड़ी सी किसी को ईचिंग हो रही है तो जी उसको लिवर की प्रॉब्लम हो गई, किडनी की प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ भी डिस्कम्फर्ट है दैट कैन एक्चुअली लीड टू डिजीज। क्यों? क्योंकि वो जो छोटे छोटे ये सिम्टम्स हैं, ये साइंस हैं जो हमें विजिबल होते हैं, यही हमें मतलब एक्चुअली एक इंडिकेशन होते हैं कि हमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या हो रही है अंदर बॉडी के। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि कितनी ब्यूटीफुल लड़की है, यहाँ देखो उसकी आईज कैसे हो गई है, रैशेस दिख रहे हैं, फेस पे स्वेलिंग दिख रही है, बाल थोड़े कम दिख रहे हैं, या आप नेक को देखो ध्यान से, नेक भी स्वेल्ड दिख रहा है। तो ऑब्वियसली ये सारे सिम्टम्स ही तो हैं। तो इसका मतलब ये जो है, यहाँ पे तो बिल्कुल हेल्दी लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये डिजीज वाले रास्ते पे चल चुके हैं। इनको कुछ डिस्कम्फर्ट, कुछ अनईजीनेस किसी भी कारण हो सकता है, उसका भी हम पढ़ेंगे आगे, उस वजह से हो रहा है। तो डिजीज का सिंपल सा मतलब है एक ऐसी स्टेट जब आपकी बॉडी किसी कारण सही से फंक्शन नहीं कर रही, रीजन एक या कुछ भी हो सकता है, बट किसी भी कारण जो बॉडी है फंक्शन सही से नहीं कर रही। फॉर एग्जाम्पल कभी आपको स्नीजिंग ही होती रहती है, जैसे आप कहो कि कोई जैसे मैं किसी को जानती हूँ, वो मॉर्निंग में जैसे ही उठते थे, चाहे विंटर्स चाहे समर्स, वो स्नीज बहुत करते थे, काफी देर तक उनको स्नीजिंग रहती थी। तो वो जो स्नीजिंग है वो एक्चुअली एक एलर्जिक रिएक्शन है,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि भी गर्मी में भी ठंड लग रही है उनको, ऐसा नहीं है। तो मतलब किसी भी कारण, मतलब स्नीजिंग हो रही है एक्सेस में कफिंग हो रही है, आपको वॉमिट हो रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको फीवर हो रहा है, तो ये सब सिम्टम्स ही तो हैं। मतलब आपकी बॉडी किसी ना किसी कारण सही से फंक्शन नहीं कर रही है। दिस इज व्हाट इज डिजीज। दे आर द साइंस एक्चुअली दैट इंडिकेट कि भी कुछ मेजर डिजीज का प्रॉब्लम हो सकता है। जो हमारी हेल्थ है, बहुत से फैक्टर्स हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। और देखिए, जो मैंने आपको बताया, जहां हम रहते हैं और जैसे हम अपनी बॉडी को रखते हैं, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप जहां पे रहते हो, जिस कम्युनिटी में रहते हो, उसको साफ रखना बहुत जरूरी है। अगर आप उसको साफ नहीं रखोगे, ओपन ड्रेन्स रखोगे, वहां मच्छर मक्खी होंगे, और आपको पता है मच्छर मक्खी कितनी डिजीजेस कॉज करते हैं। मलेरिया एक कॉमन एग्जाम्पल है, आपको पता है। तो मतलब ऐसे सिर्फ मलेरिया नहीं, ऐसे जो आप कह सकते हो ये मक्खी मच्छर है, इनकी वजह से ये कई कई जगह पे बैठ कर आते हैं, कई कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनके से चिपक जाते हैं, जो ये हमारी बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं, और हमें अलग अलग तरह का डिजीज हो सकता है। एंड इवन पर्सनल हाइजीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप सब जानते हो यार, कि अगर आप नहाओगे नहीं, ब्रश नहीं करोगे, देखो अगर आप ब्रश नहीं करो तो आपके मुंह से कितनी गंदी स्मेल आने लगेगी, है ना। लेटर ऑन आपकी कुछ कैविटीज बन जाएंगी। तभी कहते हैं बच्चों को सुबह भी ब्रश करो, शाम को भी ब्रश करो, कुछ मीठा खाया उसके बाद भी ब्रश करो, ताकि वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। तो कम्युनिटी और पर्सनल हाइजीन बहुत जरूरी है। आपको पता है हमारे जो मोदी साहब है वो कितना मतलब प्रेशराइज करते हैं स्वच्छ भारत को लेकर, क्योंकि वो स्वच्छ भारत का मतलब हमारा कंट्री तो अच्छा लगेगा ही, लेकिन काफी सारी जो डिजीज है उनको भी हटाएगा। सो एज वी नो, वी ऑल लिव इन अ सोसाइटी। हमारा सोशल एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें अपने हाउसेस क्लीन रखने चाहिए, सीवेज डिस्पोजल सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, कोई खड़ा पानी आसपास नहीं होना चाहिए, क्योंकि खड़े पानी पे मक्खी मच्छर मंडराते ही रहते हैं, कोई ओपन ड्रेन्स नहीं होने चाहिए। तो इन चीजों का हमें खास ध्यान रखना चाहिए। सिमिलरली पर्सनल हाइजीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रश योर टीथ डेली ट्वाइस और थ्राइस आफ्टर अ मील, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि कुछ भी खाना जो आपके टीथ के बीच में, गम्स पे कहीं पे भी लगा है तो वो रिमूव हो जाए। रिंस करो आप अपने को अच्छे से, आपके माउथ को, ताकि आपको कुछ इन्फेक्शन ना हो। हमें बेदिंग वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, मिट्टी कुछ भी चीज आपकी बॉडी पे, कोई आपने चीज को टच किया, आपके हाथ पे कुछ मिट्टी लग गई, उसी से आप मुंह में कुछ खा रहे हैं, तो आपको इन्फेक्शन होगी। तो साफ कपड़े, रोज नहाना, इनफैक्ट गर्मी में तो बहुत बार नहाना चाहिए, है ना। तो मतलब ये चीजें कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको बहुत ध्यान में रखने चाहिए। सिमिलरली वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर, क्योंकि देखिए पानी से भी बहुत डिजीज होती है। न्यूट्रिशियस फूड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी डाइट बैलेंस डाइट नहीं होगी, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, तो बॉडी में किसी ना किसी तरह की कमी होगी, और कमी होगी तो कोई ना कोई ऑर्गन इफेक्ट होगा। और अगर एक ऑर्गन इफेक्ट होता है तो आपको हम बात कर चुके हैं कि और भी ऑर्गन्स इफेक्ट हो सकते हैं। एंड वन शुड मेंटेन सोशल हार्मनी एंड इक्वालिटी। हमें लोगों के साथ सही से बर्ताव करना चाहिए, तभी हमारा मन भी खुश रहेगा, और अगर मन खुश रहेगा तभी तो आप हेल्दी फील करोगे। अब हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ डिजीज, कि जो डिजीज है उसका सोर्स है क्या, कहां से आती है ये डिजीज। तो डिफरेंट तरह के सोर्सेज हैं, फैक्टर्स हैं जहां से डिजीज होती है, जिसमें से हमारे पास इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं। देखिए, इंट्रिंसिक का मतलब है इंटरनल, मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स जो हमारी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट है। एक्सट्रिंसिक मतलब एक्सटर्नल। ये जो इन्फेक्शन कॉजिंग फैक्टर्स है, ये सोर्स है, ये हमारी बॉडी के अंदर नहीं बाहर है, उनसे हम अफेक्ट हो रहे हैं। अब देखिए, जैसे कफ हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, स्नीजिंग हो रहा है, इन सब के फैक्टर्स बाहर है। किसी से एलर्जी हो गया, कुछ मिट्टी आपके नोज में चली गई, कुछ और इन्फेक्शन हो गया, तो उससे आपको कफ कोल्ड हो सकता है। कोई बीमार था, उसके ड्रॉपलेट्स आपने इनहेल कर लिए, तो वो इन्फेक्शन आपके अंदर चली गई। तो अगर आप कफिंग और स्नीजिंग वगैरह की बात करें तो ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स से होती है। अब सिमिलरली आप यहाँ देखिए, किसी का नेक इस तरह से स्वेल्ट दिख रहा है। यहाँ पे जिस डिजीज की बात कर रहे हैं, बिल्कुल आपने सही सोचा, दिस इज ग्वाइटर। ग्वाइटर मतलब थायराइड, जिसको हम कॉमनली देखते हैं आजकल लोगों में, जिसमें थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है और गला इस तरह से दिखता है, नेक। तो इसका जो फैक्टर है वो किसी से पास नहीं हो सकता। ये तो उनकी अपनी बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जिस वजह से उनको ये डिजीज हुई है, डाइट की वजह से। जैसे आपको पता है, जो थायराइड होता है वो आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है। तो इसका फैक्टर उनकी बॉडी के अंदर है, इंट्रिंसिक फैक्टर है, इंटरनली है, वो किसी को और को पास नहीं होगा।
सो इंट्रिंसिक फैक्टर्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ही होते हैं, जैसे थायराइड, उनका थायराइड ग्लैंड सही से काम नहीं कर रहा, थायरॉक्सिन हार्मोन सही से सिक्रीट नहीं कर रहा, इस वजह से आपको सिम्टम दिख रहा है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो जरूरत से ज्यादा मोटा हो गया और उसकी वजह से नेक जो है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर गई है। सिमिलरली ये आप डिजीज रिकॉल कर सकते हो, आपको पता है विद एज भी हो जाती है अर्थराइटिस, जिसके अंदर जो हमारे नीज हैं वो सही से काम नहीं करते, उठना बैठना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। अब क्योंकि ये डिजीज के फैक्टर्स हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं, इसलिए इन डिजीजेस को हम ऑर्गेनिक डिजीज भी बुलाते हैं। So they are called as organic disease and they can occur due to any reason. या तो कोई बॉडी पार्ट सही से काम नहीं कर रहा है किसी भी कारण, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है कि आपके पेरेंट्स को था और वो आपके अंदर भी आ गया, आपकी बॉडी में कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, जैसे कि थायरॉक्सिन हार्मोन से थायराइड होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन सही से सिक्रीट नहीं होगा तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया ना, ज्यादा या कम होगा उस हिसाब से ये डिजीज होती है। या फिर आपका इम्यून सिस्टम, मतलब आप जो इन्फेक्शन आपके अंदर आता है उससे फाइट करने का जो आपके अंदर पावर है वो बहुत ही ज्यादा कम है, तो कोई भी इन्फेक्शन थोड़ा सा आता है तो आप इजिली वो आप पे अटैक कर लेता है और आपको डिजीज हो जाती है। तो मतलब आपका जो इम्यून सिस्टम है फाइट करने का, मतलब कि आप कैसे फाइट करते हो, कोई मतलब कितने पावरफुल लोग के कोई इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट आ रहा है तो कितने पावरफुली आप उसके साथ फाइट करते हो, वो उतना पावरफुल नहीं है, मतलब आपका इम्यून सिस्टम वीक है, तो ये भी कारण हो सकता है। अब इम्प्रॉपर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, मतलब हमारी बॉडी में इतने सारे ग्लैंड्स हैं, जैसे कि आपको पता है हमारी बॉडी में बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं। दीज आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच सिक्रीट्स हार्मोन। अब इतने सारे ग्लैंड्स जो है किसी कारण वो अपना हार्मोन सही से सिक्रीट नहीं कर पा रहे, या तो कम कर रहे हैं, मतलब जितना उनको सिक्रीट करना चाहिए उससे कम कर रहे हैं, उसको हाइपोसिक्रीशन बोलते हैं, और या फिर जितना करना चाहिए नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा कर रहे हैं, मतलब हाइपर सिक्रीशन कर रहे हैं। तो हाइपो और हाइपर दोनों ही नुकसान रहता है, उससे डिजीज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव गोइटर, तो जो गोइटर डिजीज है इट अकर्स ड्यू टू इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। Similarly, we have diabetes. जो डायबिटीज है दिस अकर व्हेन लाइक मेनली जो हमारे डायबिटीज होती है दैट इज डायबिटीज मिलेटस। डायबिटीज मिलेटस ये जो डिजीज होती है ये तब होती है जब हमारी बॉडी में इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी वजह से बॉडी के अंदर जो ब्लड का शुगर है वो बहुत ज्यादा लेवल राइज हो जाता है। क्रिटिनिज्म, जिसमें बच्चा जो है, जैसे ये क्रिटिनिज्म शो करा हुआ है कि जिसमें जो बच्चा है उसकी मेंटल डेवलपमेंट एक प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रही है। दिस ऑल्सो अकर ड्यू टू लाइक इम्प्रॉपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, बट इन चिल्ड्रन, ओनली इन चिल्ड्रन। देखिए अगर बड़ों में थायरॉक्सिन हार्मोन सही से काम नहीं करता तो गोइटर होता है, लेकिन अगर बच्चों में सही से काम नहीं करता तो डिजीज क्रिटिनिज्म होती है, जिसमें प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती, आप देख पा रहे हो यहाँ। और इट इज एन एडिसन डिजीज। तो ऐसे बहुत से हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस से डिजीजेस होते हैं। अब डिजीजेस को हम अलग अलग तरह की कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। फिजिकल डिजीज हो सकती है जिसमें कुछ फिजिकल डिसऑर्डर है, जैसे बोन फ्रैक्चर हो गई, लेप्रोसी एक्सेट्रा। इन्फेक्शियस डिजीज हो सकती है जैसे टाइफॉइड, एड्स, मलेरिया, ये सब। तो ये इन्फेक्शन कॉजिंग है, मतलब ये किसी आप कह सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हुई है और ये पास ऑन भी किसी को एक मतलब सिक इंसान से हेल्दी पर्सन को ट्रांसफॉर्म भी हो सकती है। अब आप इस फिगर में देखिए, दिस इज लेप्रोसी, मतलब देखिए किस तरह से ये जो हैंड्स है आप देख पा रहे हो। अब ये जो है यहाँ पे आप देखो कि बच्चे का कोई प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है। दिस इज एक्चुअली वॉशियोकर मरास्मस, मतलब जो कि हमें दिखता है कि जो बोन्स है वो डिफॉर्म्ड है, ठीक है। ये बेसिकली प्रोटीन डेफिशिएंसी से डिजीज होती है। यहाँ पे आप देख रहे हो गम्स में ब्लीडिंग हो रही है, दिस इज एक्चुअली ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, स्कर्वी जिसको हम कहते हैं। अब ऐसे ही डेफिशिएंसी डिजीज जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया गम में से जो ब्लीडिंग हो रही थी दैट इज स्कर्वी। मरास्मस जैसे कि आप देख पा रहे हो, वॉशियोकर मरास्मस किस तरह से डिफॉर्म्ड बॉडी दिख रही है, रिब ये जो चेस्ट है पिजन लाइक हो गई, जो स्टमक है वो प्रोट्रूड कर गया। तो इस तरह से जो डिफॉर्म्ड है दिस इज ड्यू टू दिस इज मरास्मस एंड वॉशियोकर। थोड़ा सा सिम्टम्स का फर्क है, थोड़ा साइंस का डिफरेंस है, पर बेसिकली दोनों ही प्रोटीन की डेफिशिएंसी से ही होती है।
इनहेरिटेड जो हमें पेरेंट्स से होती है, लाइक सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें जो हमारा आरबीसी होता है वो जिसका काम है ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना, उसकी शेप एक्चुअली इस तरह से कैसे हो जाती है, सिकल टाइप हो जाती है इस तरह से। अब जिसकी शेप ही इतनी होगी उसके अंदर जो ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी है वो भी कम हो गई। अब आरबीसी के अंदर ही अगर ऑक्सीजन कम आएगी तो बॉडी में भी आगे कम पहुंचेगी। तो दिस इज कॉल्ड सिकल सेल अनीमिया। दिस इज मोस्टली सीन लाइक इन अफ्रीकन्स। डीजेनरेटिव डिजीज मतलब विद एज, जैसे पुअर आईसाइट, पुअर हियरिंग पावर, इस तरह की। मेंटल डिसऑर्डर, डिप्रेशन वगैरह रहता है। सोशल, जैसे कि अगर कोई ड्रग एडिक्शन वगैरह हो गई। तो हम डिजीज को अलग अलग तरह से देखते हैं। अगर फिजिकली कुछ प्रॉब्लम है तो फिजिकल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो इन्फेक्शियस, अगर इनहेरिटेड है, पेरेंट्स से आई है तो इनहेरिटेड हो गई, एज के साथ है तो डीजेनरेटिव, अगर कुछ मेंटली प्रॉब्लम है, फिजिकली नहीं तो मेंटल डिजीज बोल दिया, सोशली कुछ प्रॉब्लम हो रही है जैसे ड्रिंक वगैरह करके, ड्रग्स वगैरह, तो उसको सोशल डिजीज बोल दिया। अब अगर हम टाइप्स ऑफ डिजीज की बात करें तो हमारे पास जो डिजीज होती है डिपेंडिंग अपॉन कि वो एक इंसान से दूसरे इंसान को स्प्रेड होगी कि नहीं, तो ये डिजीज दो तरह की होती है। वन इज कम्युनिकेबल, ठीक है, और दूसरी डिजीज है नॉन कम्युनिकेबल। देखिए, कम्युनिकेबल डिजीज वो है जो डिजीज स्प्रेड हो जाती है एक सिक पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को, ठीक है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जो स्प्रेड नहीं होती है, ठीक है, मतलब जो सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन को छूने से या उसकी चीजें यूज करने से ट्रांसफर नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को कोल्ड है, ठीक है, तो कोल्ड कम्युनिकेबल है, वो दूसरे को हो सकता है। लेकिन सपोज अगर किसी को मैं कहूं कि भी किडनी फेलियर है, तो वो किडनी फेलियर किसी और को थोड़ी ना हो जाएगा जो उसके साथ बैठेगा। तो उसी तरह से जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वो स्प्रेड नहीं होती, और कम्युनिकेबल डिजीज सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन पे स्प्रेड हो जाती है। अब सिमिलरली अगर आप ड्यूरेशन की बात करो कि डिजीज कितनी देर तक रहती है, तो उस हिसाब से डिजीज हमारे पास दो तरह की है, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट डिजीज वो है जो बहुत थोड़े टाइम के लिए रहती है, ठीक है, जिनका इफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहता। और जो क्रॉनिक है इनका इफेक्ट काफी लंबे टाइम तक रहता है और ये फेटल भी हो सकती है, मतलब इट कैन इवन लीड टू डेथ ऑल्सो। तो ये सारी डिजीजेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आगे देखते हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज है विच कैन स्प्रेड फ्रॉम सिक पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू अ कॉन्टैक्ट। और ये जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है इट अकर मोस्टली थ्रू एक्सटर्नल फैक्टर्स, राइट। ये कैसे ट्रांसफर होते हैं? इधर दे आर ट्रांसफर थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, छूने से हो जाते हैं, या एयर, वाटर, वेक्टर्स, इनके थ्रू हो जाते हैं। इनको हम इन्फेक्शियस डिजीज भी कहते हैं, राइट। जैसे आप देखिए ये क्या है, ब्रोंकाइटिस, यहाँ पे आपको दिखाया गया कि लंग्स खराब हो रही है, ब्रोंकाइटिस, एंड दिस इज निमोनिया। सो दीज आर ऑल कम्युनिकेबल diseases. So we have few examples, like we have common cold, we have cholera, we have TB, pneumonia, malaria. These are all communicable. Like they can spread from sick person to a healthy person. So ये जो disease होती है इनको infectious इसलिए बुलाया जाता है because they get spread through pathogens. मतलब ये infection causing agent के कारण spread होती है। They are spread through infection causing agent. और जो mode of transmission रहता है वो या तो air या water या vector या sexual contact रहता है। देखते हैं कैसे होता है ये mode of transmission। अब देखिए कुछ डिजीज जो एयर से स्प्रेड होती है उनको हम एयरबॉर्न इन्फेक्शंस कहते हैं। इनका स्प्रेड होने का जो मेन तरीका है दैट इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख रहे हो, अगर सपोज दिस पर्सन लाइक कफ्स और स्नीज, तो आपको पता है कुछ ड्रॉपलेट्स यहाँ एयर में भी रिलीज होंगे। अब अगर ये सिक पर्सन है, इनको कोई इन्फेक्शन है, तो ये जो ड्रॉपलेट्स रिलीज होंगे इसमें इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट भी होगा। नाउ सपोज इफ सम पर्सन इज स्टैंडिंग हियर, ही विल ऑल्सो इनहेल द सेम एयर। अब अगर ये एयर इनहेल करेंगे तो इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट डायरेक्टली इनके अंदर भी चला गया। सो दिस इज व्हाट इज अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। फॉर एग्जाम्पल एज आई एक्सप्लेन यू, तो ये हम देख रहे हैं कि हम लिखेंगे क्या। इफ एनी पर्सन कोल्ड having cold sneezes, then he releases the droplets in air. The same air is inhaled by the other person, right? So
तो जो एयर है वो इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन पे आप कह सकते हो इनहेल हो जाएगी, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन का जो ड्रॉपलेट है दैट इज इनहेल्ड बाय द हेल्दी person. So this is a kind of droplet infection. For example, we have common cold, we have cough. Likewise, we have waterborne infection जो कि गंदे पानी से डिजीज स्प्रेड होती है. सो इसमें जो इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट है दैट गेट स्प्रेड थ्रू डर्टी वाटर एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज वाटर बॉर्न इन्फेक्शन. अब सपोज अगर कोई सिक पर्सन है, लाइक अगर कोई सिक पर्सन स्टूल पास करता है और वो स्टूल जो है वो पानी के अंदर मिक्स हो जाता है और उस पानी को आप कह सकते हो कि हम किसी भी तरीके से क्लीन नहीं करते और उसी पानी को हम यूज कर लेते हैं, तो उस पानी के अंदर जो इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट है वो प्रेजेंट होगा, उसके टॉक्सिन प्रेजेंट होंगे, तो ऑब्वियसली वो पानी जो जो पिएगा वो इन्फेक्शन उसको स्प्रेड हो जाएगी. इसीलिए कहते हैं कि जो वाटर प्योरीफाइंग सिस्टम्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. पानी जो है वो प्योरीफाई करके आरओ वगैरह से ही पीना चाहिए. सो आप लिखेंगे कैसे? If stool of any sick person passes into water bodies and that water is not purified due to any reason, it mixes with drinking water. So this water when taken it causes the waterborne infections like cholera. So this is how the waterborne like water is the mode of transmission. Similarly, we have sexually transmitted disease. आपको पता है जो sexual contact की वजह से disease spread होती है, that are sexually transmitted disease, and it is due to having a sex with a sick person or use of same syringes, etc. Like we have syphilis and AIDS are STDs, that is sexually transmitted disease, also called as STDs. ये टच से, ये सेक्स से ये स्प्रेड हो जाती है, कॉन्टेजियस होती है, टच करने से भी हो जाती है. अब आप देखिए अगर सपोज कोई मदर है, मदर को एड्स है और उनकी वॉम में बच्चा है, तो ऑब्वियसली ये जो डिजीज है ये इस बच्चे के अंदर पास ऑन होगी थ्रू ब्रेस्ट मिल्क, और वैसे भी वो मदर के अंदर है तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू स्प्रेड. सिमिलरली वी हैव वेक्टर बॉर्न डिजीज. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है. सबसे पहले आपको जानना है वेक्टर्स कौन है. वेक्टर्स एक तरह के एजेंट्स हैं जो क्या करते हैं, खुद नुकसान नहीं करते लेकिन नुकसान करने वाला एजेंट हमारे तक पहुंचाने का काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कहीं पे ऐसे खुला पानी है, गंदा पानी है, ठीक है, उस पे मॉस्किटो आ गई. फॉर एग्जाम्पल इट इज एनोफिलिस मॉस्किटो, ठीक है. अब यहां से एनोफिलिस मॉस्किटो जो होती है इसके स्लाइवा के अंदर होता है एक प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम, ठीक है. अब ये मच्छर जब आपको काटेगा तो इसका स्लाइवा और आपका जो ब्लड है वो आपस में कांटेक्ट में आएगा, ठीक है. स्लाइवा के अंदर है प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम आ जाएगा आपके ब्लड के अंदर, और ऑब्वियसली अगर मलेरियल कॉजिंग एजेंट जो कि प्लाज्मोडियम आपके ब्लड के अंदर आ जाएगा तो वो एक से अनेक बन जाएंगे, इंक्यूबेशन पीरियड जिसको हम बोलते हैं, एंड दे विल लाइक रेडी टू इन्फेक्ट अदर सेल्स. तो उसमें जब वो बहुत सारे बन जाएंगे तो वो सारी बॉडी को खराब करने लगेंगे, सिम्टम्स अपीयर होंगे और फाइनली मलेरिया के सिम्टम्स के बाद डिजीज मलेरिया डायग्नोज हो जाएगी. So when this mosquito comes in contact, it mixes its pathogen, that is the plasmodium containing saliva, with our blood. Due to this, the pathogen is transferred to us. So in case of malaria, जो vector है जिसने पहुंचाया infection causing agent, that is female Anopheles mosquito. अब ऐसे ही हमारे पास नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है. तो कम्युनिकेबल जो ट्रांसफर हो जाती है सिक से हेल्दी पे, और नॉन कम्युनिकेबल नाम से ही पता लग रहा है जो सिक से हेल्दी पर्सन पे नहीं हो सकती. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के नी सही से नहीं काम करते, अर्थराइटिस है, तो वो थोड़ी ना किसी को टच करने से आपके अंदर आ जाएगा. अगर किसी की किडनी खराब हो गई किसी कारण तो उसको छूने से या उसका जूठा पीने से आपको तो ये नहीं हो जाएगा. तो दीज आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, दे डोंट स्प्रेड फ्रॉम सिक टू हेल्दी पर्सन. ऐसे ही कितने ड्यूरेशन के लिए डिजीज रहती है, तो हमारे पास डिजीज है एक्यूट डिजीज दैट लास्ट ओनली फॉर अ शॉर्ट स्पैन. इनके कोई बहुत लॉन्ग टर्म बैड इफेक्ट्स नहीं होते, जैसे कोल्ड, कफ, टाइफॉइड, ये इजिली क्योर हो जाते हैं. दूसरा है क्रॉनिक, एक ऐसी डिजीज जो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आपकी बॉडी में रहती है, आप कह सकते हैं सदा के लिए ही एक तरह से हो जाती है, और इवन इसके इतने बैड इफेक्ट्स होते हैं कि ये फैटल भी हो सकती है. इट कैन लीड्स टू डेथ ऑल्सो. जैसे कि इस पिक्चर में देखिए, आपको पता है ये जो स्वोलन फीट हो जाते हैं इसको हम क्या बुलाते हैं, एलिफेंटियासिस, राइट. तो ये जो है एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है. ऐसी डायबिटीज भी एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है.
कोजेनिटल डिजीज की बात करें तो ये डिजीज वो है जो हमारे अंदर बर्थ से प्रेजेंट है, जब हम पैदा हुए तब से ही हमारे अंदर है। चाहे जेनेटिक डिफेक्ट कह लो, चाहे हमारी बॉडी का कोई पार्ट सही से नहीं बना है, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, कुछ भी हो सकता है। जैसे सिकल सेल एनीमिया की हमने बात करी थी कि एक नॉर्मल आरबीसी ऐसा दिखता है, लेकिन मैंने आपको बताया अफ्रीकन में कॉमन है ये डिजीज सिकल सेल एनीमिया। इस पे जो आरबीसीज है वो सिकल शेप्ड हो जाते हैं, तो उनकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। ऐसे ही एक डिजीज होती है हीमोफीलिया, वो भी एक कोजेनिटल डिजीज है। हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है, ब्लड क्लॉट ही नहीं होता, मतलब अगर थोड़ा सा भी आप कह लो कि कट लग जाता है तो खून रुकता नहीं है, क्लॉटिंग वाला जो मैकेनिज्म है वो नहीं होता। सो ये जो होते हैं ये परमानेंट होते हैं, और फिर जिनको भी ये डिजीज आ गई उनके बच्चों को ये ट्रांसफर हो सकती है। सो सिकल सेल एनीमिया इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, हीमोफीलिया भी जैसे मैंने आपको बताया। एक्वायर्ड डिजीज वो होती है जो आपने एक्वायर करी है, मतलब लाइफ स्पैन में, मतलब आपकी पैदा होते आपके अंदर नहीं थी, लेकिन जैसे आपकी जिंदगी शुरू हुई तो उसके बीच में अपने आप ही आपके अंदर वो डिजीज हो गई। वो एक्वायर्ड डिजीज कम्युनिकेबल भी हो सकती है और किसी को पास नहीं भी हो सकती, मतलब नॉन कम्युनिकेबल भी हो सकती है। अब हमारे पास ऐसे ही एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स है, मतलब जो फैक्टर्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, बाहर प्रेजेंट है, और किसी कारण भी वो हमें डिजीज डिस्कम्फर्ट हो रहा है उनके करके। सो डिजीज जो एक्सटर्नल फैक्टर्स से होती है, जैसे कि पैथोजेंस, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपको पता है कि ऑलमोस्ट कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमें अलग अलग तरह की डिजीज कॉज कर सकते हैं, ठीक है। पर इनका जो डिजीज करने का आप कह सकते हो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच रहता है। ऐसा नहीं कि भी मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको डिजीज कॉज कर देगा। दे आर फंक्शनल ओनली एट ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें बहुत सी डिजीज होती हैं। तो ये एक तरह का एक्सटर्नल फैक्टर्स है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं होते हैं, पहले वो पहले बाहर होते हैं, उसके बाद वो हमारी बॉडी में किसी भी कारण एंटर होते हैं, फिर उसके बाद उनका इन्फेक्शन शुरू होता है, जिसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, जिसके अंदर एक से वो अनेक बनते हैं, और फिर वो हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं। और जबकि हमारी बॉडी में सिम्टम्स आप कहते हो साइंस है वो अपीयर होते हैं। तो जब तक बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हुई और जब तक ये पहला साइन अपीयर हुआ, उस पीरियड को हम बुलाते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। उसको हम क्या बुलाते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। फिर उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड के बाद जो मतलब सिम्टम्स अपीयर होने शुरू करते हैं, देन फाइनली इट लीड्स टू डिजीज। ऐसे ही अनबैलेंस डाइट, अगर आप खाना सही से नहीं खाओगे, आपकी डाइट पे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली आपको अलग अलग तरह का डेफिशिएंसी होगा और आपके अंदर डिजीजेस होंगी। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको पता है जो पॉल्यूशन है, आपको एयर इनहेल करनी है, आपको वाटर पीना है, तो ऐसे बहुत सी चीजें। अगर आपका जो एनवायरमेंट है, जो एनवायरमेंट के रिसोर्सेज है, अगर वो क्लीन नहीं होंगे, तो आप जब उनको यूज करोगे तो आपको किसी ना किसी तरीके का इफेक्ट तो होगा ही, एंड इट विल लीड ऑब्वियसली लीड टू डिजीज। अब आप देखिए, अगर काफी धुआं होगा, अगर काफी ज्यादा व्हीकल्स जैसे कहते हैं कि नहीं होने चाहिए, इतना पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, तो क्या होता है कि इतना धुआं जो होगा, अगर आप उसी धुएं को इनहेल करोगे तो ऑब्वियसली जो आपकी लंग्स है वो अफेक्ट होंगी। ऐसे ही अगर पानी, वाटर बॉडीज में पानी खराब होगा, आप उस पानी को यूज करोगे किसी भी तरह से, तो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो अफेक्ट करेगा ही। ऐसे ही नारकोटिक ड्रग्स, आपको पता है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, नारकोटिक ड्रग्स, जो कि आजकल यूथ में बहुत कॉमन है, एंड दिस इज ऑल्सो एन एक्सटर्नल फैक्टर दैट लीड्स टू डिस्कम्फर्ट। Now we are going to discuss the disease that are caused by microorganisms, pathogens की वजह से। तो pathogens हमारे पास कौन कौन से होते हैं? We have bacteria, आप पढ़ चुके हो जूनियर क्लासेस में। We have viruses, right? We have this thing protozoans जो disease cause करते हैं। We have fungi। तो ये जो कॉमनली आप कह सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे अंदर डिजीज कॉज करते हैं, लाइक चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स वायरस की वजह से होता है, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा होता है, या तो छूने से या एयर के थ्रू। ऐसे ही पोलियो भी वायरस से ही होता है, इसका भी जो ट्रांसमिशन है वो एयर और वाटर से ही होता है। मीजल्स, आपको पता है मीजल्स में भी छोटे छोटे ब्लिस्टर टाइप दाने हो जाते हैं, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू वायरस, और इसका ट्रांसमिशन भी एयर से होता है। हेपेटाइटिस भी अगेन वायरस, और इसका ट्रांसमिशन वाटर से होता है।
टीबी आपको पता है हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एयर के थ्रू स्प्रेड होती है। टाइफॉइड, कॉलेरा आपको पता है वाटर बॉर्न डिजीज है, ऑब्वियसली बैक्टीरिया की वजह से होती है, और वाटर और खाने की वजह से भी कॉलेरा होता है। मलेरिया इज कॉज बाय प्रोटोजोन्स, और आपको पता है मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो की बाइट से होता है, क्योंकि उसके स्लाइवा के अंदर प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होता है। अब ऐसे ही हमारे पास जो ये डिजीज है प्लांट्स में भी हो सकती है, लाइक सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया की वजह से होती है, इसका ट्रांसमिशन भी एयर ही होता है। रस्ट ऑफ वीट की डिजीज है, फंगल डिजीज है, एयर की वजह से भी ट्रांसफर होती है। येलो मोजैक इन लेडी फिंगर, दिस इज अगेन अ वायरल इन्फेक्शन, और इसका ट्रांसमिशन वाटर से होता है। तो ये तो हमने बहुत थोड़ी सी डिजीज पढ़ी है, अदरवाइज आपको मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई की दो डिजीज लर्न कर लेनी है और आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ये बहुत सी डिजीज कॉज करते हैं। ऐसे ही अगर आपका डाइट प्रॉपर नहीं होगा तो आपको अलग अलग डिजीज हो सकती है, लाइक अनीमिया। अनीमिया आपको पता है जो ब्लड है उसके अंदर आयरन का डेफिशिएंसी, क्योंकि आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन बनाता है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसमें जो अनीमिया होता है उसमें आयरन की डेफिशिएंसी मतलब हीमोग्लोबिन जो डाउन हो जाती है और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जनरल वीकनेस और जो कॉम्प्लेक्शन है वो पीला पड़ने लगता है। ग्वाइटर आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है। अगर आप प्रॉपर आयोडीन नहीं खा लेते अपनी डाइट में, जैसे आयोडाइज सॉल्ट वगैरह हम लेते हैं, तो आयोडीन की डेफिशिएंसी किसी भी कारण अगर हो जाती है तो उसे पेनफुल जॉइंट्स रहते हैं, विच लीड्स टू गोइटर, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, जो आपको पता है एक मेन सिम्टम है। बेरी इज ड्यू टू विटामिन बी विच इज थायमीन, इससे वीकनेस रहती है, बेरी में स्वेलिंग रहती है, लेग्स में पेन रहती है, आपको भूख नहीं लगती, विच इज लॉस ऑफ एपेटाइट, और जो हार्ट है उसमें भी हमें इनलार्जमेंट दिखती है। स्कर्वी वी हैव ऑलरेडी सीन द पिक्चर, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है, विच इज एस्कॉर्बिक एसिड। जो गम्स है वो स्वोलन रहते हैं, वाउंड अगर आपको कोई चोट लग जाती है तो उसको हील होने में भी देर लगती है। सिमिलरली वी हैव रिकेट्स, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है, सही से नींद नहीं आती है, फेस में पेलनेस दिखती है, डायरिया एक सिम्टम है, डिफॉर्म्ड स्कल, जो हमारा स्कल है वो हमें अलग सा दिखता है, पेल्विस और लिम्स जो हैं चिल्ड्रन के अंदर वो भी डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, राइट। दिस इज हाइपोलीमिया विच इज अगेन कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम। जो हार्ट बीट है वो ज्यादा राइज हो जाती है, किडनी डैमेज हो सकती है, वीकनेस महसूस होती है। नाइट ब्लाइंडनेस, रात को नहीं दिखता, मतलब जब इंटेंसिटी कम होती है लाइट की, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज लेस, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज लेस, तो हम इंसान को अच्छे से नहीं दिखता है। तो दिस इज नाइट ब्लाइंडनेस एंड इट इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इन योर डाइट। तभी कहते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, विच इज वेरी गुड फॉर आई साइट। सेम वी हैव ज़ेरोप्थैलेमा विच इज अगेन ड्यू टू विटामिन ए, जिससे ड्राइनेस स्किन पे हमें फील होती है। Likewise, we have dermatosis, which is due to deficiency of vitamin A. Again, skin का disorder है। डर्मा वर्ड जहां भी आ जाता है ऑब्वियसली स्किन से रिलेटेड होता है। सेम वी हैव राइबोफ्लेविनोसिस, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन से होता है। ब्लड विजन, आपको क्लियर नहीं दिखता है, आईज में सोरनेस में और टंग में सोरनेस सी हमें दिखती है। पेलेग्रा विच इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, डायरिया इसका सिम्टम है, मेंटली लेथार्जी फील होता है, रेड स्किन दिखती है, ईची हैंड्स दिखते हैं, फीट, एल्बोज, नीज भी जो उस पर भी कुछ ईचिंग रहती है। सिमिलरली अगर हम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की बात करें तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जिसमें एक मेन रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के बारे में तो आपने सुना होगा कि रेडियो एक्टिव रेज जो कि बहुत हार्मफुल होती है, उनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, हमारे बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करके, सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करके इवन हमारी जीन्स को भी अफेक्ट कर सकती है। तो देखते हैं कुछ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के। दे कैन डैमेज प्रोटीन, मेम्ब्रेन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, राइट। इनसे हमें कैंसर, लंग कैंसर, स्किन कैंसर, बोन कैंसर हो सकता है। दे कैन डैमेज डीएनए, इवन दे कैन कॉज स्वेलिंग ऑफ बोन जॉइंट्स, they can cause tumors, they can cause ulcers, they can cause leukemia, they can cause lot of eye problems, even they can cause the occurrence of blood in cuff. तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन या आप कह सकते हो रेडियो एक्टिव रेज बहुत हार्मफुल होती है। तो जहां पे भी इनका काम होता है वहां बहुत ही प्रिकॉशन लेकर इनका काम किया जाता है। सिम्टम्स ऑफ डिजीज, देखिए मैंने आपको बताया जब भी कोई डिस्कम्फर्ट होता है तो कुछ अलग अलग तरह की, जैसे ईचिंग, फीवर, कफ,
कोल्ड, गले में पेन, इस तरह के काफी सिम्टम्स, एक रेगुलर से साइंस आपको दिखते हैं जिससे पता लगता है कि डिस्कम्फर्ट हो रहा है एंड इट विल लीड टू डिजीज। तो जो सिम्टम्स होते हैं वो हर डिजीज के पर्टिकुलर होते हैं। लाइक अभी हमने पढ़ा कि भी इसमें स्वोलन गम्स हो जाते हैं, तो स्वोलन गम्स कभी का ही सिम्टम है, राइट? तो ऐसे वो किसी और डिजीज में नहीं होता। तो हर एक जो डिजीज है उसके एक पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आईज में पेन दिख रहा है, मसल में पेन दिख रहा है, बोन्स में पेन है, जॉइंट में पेन है, नोजिया, वॉमिटिंग है, रैशेज है, हेडेक है। तो हर एक डिजीज में जरूरी नहीं कि एक ही सिम्टम होगा, 3, 4, 5 कितने भी सिम्टम हो सकते हैं और हर डिजीज के एक पर्टिकुलर सिम्टम होते हैं। वी ऑफन कंफ्यूज सिम्टम्स विद साइंस। नॉर्मली हम सिम्टम्स और साइंस को दोनों को एक ही पढ़ लेते हैं, लेकिन जो साइंस है वो सिम्टम्स से थोड़े डिफरेंट होते हैं। अगर आप सिम्टम्स की बात करो तो हमने कहा कि वो पर्टिकुलर होते हैं, राइट? तो साइंस जो होते हैं दे आर द सिम्टम्स दैट आर नॉट जनरल और आर पर्टिकुलर फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज। तो ये एक मेन डिफरेंस है सिम्टम्स और साइंस में। अब ट्रीटमेंट की अगर बात करें, किसी भी तरह की डिजीज हो गई तो हमें जो ट्रीटमेंट है डिजीज का, मतलब डिजीज को हटाने के लिए दो ही तरीके हैं हमारे पास। या तो हम डिजीज के इफेक्ट को कम करें, या जो डिजीज हमें कॉज कर रहा है उस मतलब वो जो कॉजेटिव एजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको किसी भी तरह से रिमूव करें। तो प्रिवेंशन एक अगर हम देखें तो जनरल वेज, अगर हम चाहते हैं कि एयर बॉर्न डिजीज ना हो जिसका इन्फेक्शन एयर से स्प्रेड होता है, तो हमें अपने हाउसेस को वेंटिलेटेड रखना चाहिए ताकि जो गंदी एयर है वो फ्रेश एयर से रिप्लेस होती रहे। ओवर क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाना चाहिए क्योंकि अलग अलग तरह के लोग होते हैं, कोई सिक, कोई हेल्दी। तो जब वो मतलब सेम एयर को इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं, तो वो एयर अगर आप इनहेल करोगे तो वो इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट उस एयर में होंगे, तो वो आपको इफेक्ट कर सकते हैं। वी शुड लिव इन क्लीन एनवायरमेंट, पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन, तो वी हैव ऑलरेडी टॉक कि भी ये तो बहुत जरूरी है। सो अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो कोई भी इन्फेक्टिंग एजेंट आपकी बॉडी में एंटर हो जाए या उसका टॉक्सिन, वो आपको अफेक्ट नहीं करेगा। तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है एंड फॉर दैट आई टोल्ड यू दैट यू नीड टू हैव बैलेंस डाइट, तभी आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनेगा। तो इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो इम्यूनिटी का मतलब है रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज। रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज मतलब कितना आपकी बॉडी पावरफुली कोई इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट के अगेंस्ट फाइट कर सकती है। ठीक है, तो आपका इम्यूनिटी लेवल सही रहे तो उसके लिए बचपन से ही आपको पता वैक्सीनेशन होती है। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई हार्मफुल चीज आपकी बॉडी में घुस गई जो आपकी बॉडी की अंदर नहीं होती है ऑलरेडी, मतलब आपकी बॉडी के लिए एक फॉरेन पार्टिकल है, तो आपकी बॉडी उसको एक फॉरेन पार्टिकल इंडिकेट करते हुए उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करेगी, मतलब उसको खत्म करेगी ताकि वो आपकी बॉडी को किसी भी तरीके का नुकसान ना पहुंचाए। अब आपकी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है वो आपकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, और इम्यूनिटी कहाँ से आती है? वैक्सीनेशन से। तो वैक्सीनेशन में क्या होता है, देखिए अब जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ वो मदर वॉर्म में और एकदम से इस एनवायरनमेंट पे आ गया जहाँ पॉल्यूशन है, इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट है, तो ऑब्वियसली वो तो बीमार हो सकता है, उसको डिजीज हो सकती है और कुछ छोटा सा इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट भी उसको बहुत हार्म कर सकता है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको वैक्सीन दिए जाते हैं। वैक्सीन मतलब उनकी बॉडी के अंदर इंजेक्शन के थ्रू कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब डालते हैं तो वो वीकेंड होते हैं, मतलब वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, या वो किल्ड फॉर्म में होते हैं या उनका वो टॉक्सिन सस्पेंशन फॉर्म में ले लेते हैं। तो जब वो बच्चे की बॉडी के अंदर इंजेक्ट होगा तो बच्चे का बॉडी, अब देखिए वो जो डाला गया है वो तो इन्फेक्शन नहीं कॉज करेगा, पर कोई भी चीज आपकी बॉडी में एंटर हुई वो इन्फेक्शन कॉज करती है या नहीं करती, बॉडी का उससे मतलब नहीं रहता। बॉडी उसको एक फॉरेन की तरह ही, फॉरेन पार्टिकल की तरह ही पहचानती है और उसके लिए रिस्पॉन्ड करती है। अब अगर कोई किल्ड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर डाल देंगे हम ऐसे इंजेक्शन के थ्रू, तो आपकी बॉडी उसको एक फॉरेन तरह से पार्टिकल की तरह कंसिडर करेगी और जो भी उसे फाइट करने के लिए हमारी बॉडी में क्या बनती है? एंटीबॉडीज। वो अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज बना लेगी। अब एंटीबॉडीज बन गई
ठीक है, तो पर्टिकुलर डिजीज जो कि मोस्ट कॉमन है उन्हीं की वैक्सीन दिए जाते हैं, और आजकल तो बहुत वैक्सीन दिए जाते हैं। तो उस तरह से बच्चे के अंदर बहुत सी एंटीबॉडीज बन जाती है, और वो एंटीबॉडीज बनकर पड़ी रहती है बॉडी के अंदर, जिसको वैक्सीन दिया जाता है, ताकि कभी फ्यूचर में जब उसको कुछ इन्फेक्शन होगी तो उसको वो टाइम नहीं लेना पड़ेगा एंटीबॉडी बनाने के लिए, और एंटीबॉडी जो बनी होंगी वो ऑलरेडी उस इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट के साथ फाइट कर लेंगी और आपको डिजीज होने से बचा लेंगी। इसी को बोलते हैं हम इम्यूनिटी। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल किसी को कफ है या किसी को कोल्ड है, उसने छींक मारी, दो लोग बैठे हैं, एक ने इनहेल किया, उसको कोल्ड हो गया, दूसरे को नहीं हुआ, तो हम कहते हैं कि इसकी इम्यूनिटी वीक है और इसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है ना। तो इम्यूनिटी स्ट्रांग का मतलब क्या है कि उसकी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडी थी, और पावरफुल एंटीबॉडी थी, और उसने इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट को खत्म कर दिया। गया तो दोनों के अंदर ही ना वो इन्फेक्शन, लेकिन एक के अंदर डिजीज अपीयर हुई, और मतलब सिम्टम अपीयर हुआ, और एक के अंदर नहीं हुआ। सो दिस इज व्हाट इज इम्यूनिटी, विच कैन बी रेज्ड by immunization, or it is also called as vaccination. तो वैक्सीनेशन क्या करता है, जब वैक्सीनेशन हम देते हैं तो एक किल्ड या वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंजेक्ट करते हैं, तो बॉडी उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती और उसके रिस्पॉन्स में कुछ एंटीबॉडीज बनाती है जो उस इन्फेक्शन को किल करने की कोशिश करती है, उसको एक फॉरेन एजेंट मान के। तो ये जो एंटीबॉडीज जो एक बार बन जाती है वो हमारी बॉडी में लाइफ लॉन्ग के लिए रहती है और हमें प्रोटेक्ट करती रहती है पर्टिकुलर एंटीजन से। सबसे पहला जो वैक्सीन बनाया गया था वो एडवर्ड जेनर सर थे जिन्होंने बनाया था इन 1796, एंड इट वाज मेड अगेंस्ट डिजीज दैट इज स्मॉल पॉक्स। और आज तो बहुत से वैक्सीन बन चुके हैं, एक पूरा वैक्सीन का चार्ट मिलता है जब बच्चा पैदा होता है कि कौन कौन से हफ्ते में किस किस तरह से उसको वैक्सीन कराना है ताकि उसकी इम्यूनिटी लेवल हाई रहे और उसको डिजीज नहीं हो। नाउ वी आर गोना स्टार्ट विद क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि दो कंडीशंस बताइए विच इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। ऑब्वियसली बैलेंस डाइट एंड कम्युनिटी एंड पर्सनल हाइजीन इज द इंपॉर्टेंट टू कंडीशंस। What are the various means by which the infections are spread? The various means are they can spread through water, air, vector, or a wrong sexual contact. What is immunization? See, immunization is the other name for vaccination. तो question आपको किसी भी तरह से आ सकता है. As we have already discussed, it is just a process in which we inject killed or weakened microorganism in order to make antibodies in a particular child so that he can fight through infections. So we can say it is actually a process by making a person's immune system strong so that he can resist the disease. And this is an artificial method. What precautions will you take at school to reduce the incidence of infectious disease? We can actually take a precautions like we can drink clean water, we can take proper food, we should stay at proper ventilated space and stay away from infected persons so that जो disease है वो आपको spread ना हो जाए. What are antibiotics? देखिए मैं आपको कुछ terms बताती हूँ. Antigens, एक हो गया एंटीबॉडीज ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, और अब एक टर्म आ गया हमारे पास एंटीबायोटिक्स. देखिए जो इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट है उसको हम कह देते हैं एंटीजन. मैं लिख देती हूँ इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट इज एंटीजन. जो आपकी बॉडी में अपने आप एक प्रोटीन तरह का सब्सटेंस सिक्रीट हुआ जो एंटीजन के साथ फाइट करेगा, ठीक है, उसको आपने क्या बुलाया, एंटीबॉडीज. अब एंटीबायोटिक्स क्या होती है? जब आपको इन्फेक्शन बहुत हो गया तो हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं. एंटीबायोटिक्स एक्चुअली मेडिसिन को कहते हैं, और वो मेडिसिन किससे बनी होती है? वो मेडिसिन आप कह सकते हो उसी हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस जिसका भी इन्फेक्शन होता है उसी से बनी होती है, पर वो किल्ड स्टेट में होता है ताकि जब आप उसको खाओ तो आपकी बॉडी में और ज्यादा एंटीबॉडीज सिक्रीट हो ताकि एंटीजेंस के साथ इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट जो आपकी बॉडी में एंटर हो गया उसके साथ अच्छे से फाइट कर पाए और